हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्निस क्लासेस में। तो शुरू करते हैं हिंदी की पहली क्लास, जिसका टॉपिक है संधि। संधि क्या होती है? संधि का अगर अर्थ देखा जाए तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, यानी कि दो शब्दों के यानी कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर एग्जाम में आपने ये देखने को मिला होगा विद्या प्लस आले। तो ज़्यादातर यही एग्जाम्स में आता है, विद्या प्लस आले। अगर हिंदी की बात की जाए तो विद्या धन आले पढ़ा जाता है, क्योंकि वो मैथ्स की लैंग्वेज हो गई। तो क्या पढ़ेंगे? विद्यालय। अगर इसकी संधि की करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय। तो ये हो गया दो वर्ड यानी कि विद्या धन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। अब संधि के भेद जान लेते हैं कि भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एग्जाम में अलग अलग तरीके की संधि आ जाती है, तो इसे पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी व्यंजन संधि है और कौन सी विसर्ग संधि है। तो जान लेते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन, अब विकार थोड़ा सा अगर पहचान में ना आए तो परिवर्तन भी बोल सकते हैं। जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भी क्या आ जाते हैं? भेद आ जाते हैं। मान के चलिए हमारे एग्जाम में स्वर संधि का कोई क्वेश्चन आ गया, अब उसमें हम पहचान दें कि ये तो स्वर संधि हमने पहचान ली। और स्वर संधि में भी अलग अलग तरीके की संधि होती है और जिसकी भेद हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं: दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यड़ संधि होता है और अयादि संधि होता है। तो क्वेश्चन में अगर हम ये पहचाना था, क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेते हैं कि स्वर संधि कौन सी संधि है, तो उसके लिए भी इसके हम नियम जान लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। पहली क्या है? दीर्घ संधि। स्वर संधि का भी पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। हर्ष या दीर्घ आ ई उ के पश्चात या क्रमशः ह, हर्ष, दीर्घ या आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ या आ ई उ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं स्वर धन आर्थी, तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी। स्वार्थी क्या हो जाएगा? स्वार्थी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, देव प्लस अर्जन, तो उसका क्या हो जाएगा? देवार्चन। दैत्य धन आरी, दैत्य आरी। अब कभी कभी हम हिंदी में प्लस बोल देते, धन बोल दे, जैसे आपको जो अच्छा लगे। पर हिंदी की अगर हम बात की जाए तो अगर हम हिंदी पढ़े तो हम ज़्यादातर हम क्या पढ़ेंगे? धन पढ़ेंगे। और प्लस भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राम प्लस अवतार, तो क्या हो जाएगा? राम अवतार। तो ये हमारे क्या है? दीर्घ संधि के क्या है? उदाहरण है, जिसमें दे धन अंत, तो क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। वेद धन अंत क्या हो जाएगा? वेदांत हो जाएगा। शरण धन अर्थी यानी क्या हो जाएगा? शरणार्थी। सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी हो जाएगा। सूर्य प्लस अर्थ सूर्यास्त हो जाएगा। अधिक धन अधिक अधिकाधिक हो जाएगा। पर धन अधीन क्या हो जाएगा? पराधीन हो जाएगा। और परम धन अणु क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी दीर्घ संधि हो गई, यानी कि आ ई उ के पश्चात क्रमशः जो आ ई और उ स्वर आए तो इससे मिलकर क्या हो जाता है? हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके की अगर क्वेश्चन आए कि इसमें पहचानना है कि इसमें कौन सी संधि हुई, जैसे कि स्वर प्लस अर्थी हो गया तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो गया। तो इसमें पहचानने में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी संधि आ जाती है स्वर संधि में, हमारी जो संधि का दूसरा भेद है वो है गुण संधि। यदि आ और आ के बाद ई या ई उ या ओ या र ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलने के पश्चात ए ओ और अर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, गुण संधि में यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई या छोटी ई आए या बड़ी ई आए
और छोटा ऊ या बड़ा ऊ और या से ऋषि हो जाए तो उसमें जो स्वर आता है तो दोनों मिलने के पश्चात ए ओ और अर हो जाता है। नियमों को अगर देखा जाए तो इसमें समझने के लिए आइए देखते हैं। आ छोटा आ या बड़ा आ, धन छोटी ई या बड़ी ई और रस ऋषि स्वर आए तो मिलने पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। आइए देखते हैं, इसके उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। आ छोटा आ धन छोटी ई, तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा, छोटा ए बन जाएगा। बड़ा आ प्लस बड़ी ई, इससे मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बड़ा आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए, छोटा ए हो जाएगा। बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छोटा आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ओ हो जाएगा। छोटा आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस रास ऋषि मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। आइए देखते हैं वृद्धि संधि नियम। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो दोनों से मेल से जो ए हो जाता है तथा आ और बड़ा आ के पश्चात ओ या ओ बड़ा ओ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, बड़ा ओ हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ए या बड़ा ए मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए बनाएंगे। इसी तरीके से छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ओ या बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे। इसी तरीके से देख लेते हैं किस तरीके से। बड़ा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ए या बड़े ए मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा ए बनाएंगे। संधि में और जानने के लिए देख लेते हैं इसके नियम की व्याख्या। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा ए बनाएंगे। छोटा आ या बड़ा एफ आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए बनाएंगे। छोटा बड़ा आ या छोटा ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। बड़ा आ या छोटा आ या ए मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए बनाएंगे। इसी तरीके से छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे। छोटा आ या बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे। बड़ा आ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे। इसी तरीके से बड़ा आ प्लस छोटा या बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ बनाएंगे। ये नियम ये बताते हैं कि अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से अगर वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि दो शब्दों के बीच में अगर मान के चलिए कोई आपका एग्जाम्पल आ गया देवेंद्र, जैसे देवेंद्र में आ गया, अगर इसका विच्छेद किया जाए देव प्लस एंद्र तो इसमें ए वा यानी कि आ छोटा आ हो गया। उसके बाद में अगर इंद्र की बात की जाए इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो इसको क्या बनेगा, देवेंद्र यानी कि बड़े ए की मात्रा में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये कौन सी संधि हो गई, अगर देवेंद्र की अगर बात की जाए तो वो वृद्धि संधि हो गई। अगर यड़ आगे की संधि कौन सी है, यड़ संधि हम पढ़ेंगे। इसके नियम जान लेते हैं कि यड़ संधि होती क्या है। यदि ई छोटी ई बड़े ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रस ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़े ई या ऊ बड़ा ऊ व बा रस ऋषि का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। इसके सामान्य सूत्र का अगर देखा जाए छोटी ई या बड़ी ई प्लस असमान स्वर क्या बन जाता है, इसका या बन जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ असामान्य स्वर यानी कि इसमें जो सामान्यता ना हो, इसके स्वरों में दो वर्णों के शब्द में अगर इसमें सामान्यता हो तो इसका नया लक्षण यानी कि नया शब्द क्या बनेगा, वा बनेगा। रस ऋषि या फिर असामान्य स्वर इसका क्या बन जाएगा, इसका अलग शब्द का वर्ण जो बनेगा वो क्या बनेगा, रा बनेगा। इसी तरीके से अगर आगे की स्वर संधि में हम क्या पढ़ेंगे, अयादि संधि। इसके नियम जान लेते हैं।
यदि आ छोटी ए या बड़ी ए, छोटा ओ या बड़ा ओ स्वरों के मेल से जो दूसरे स्वरों से हो जाए, या ए या आए, ए, आए, ओ, अब तथा ओ का अब हो जाता है। इसके लक्षण जान लेते हैं या फिर नियम जान लेते हैं। आए, आए, अब और आप। छोटा ए या बड़ा ए, छोटा ओ या बड़ा ओ, ये क्या कहलाते हैं? असवर्ण स्वर। जैसे आए का क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। अब का क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। सामान्य सूत्र की अगर बात की जाए, बड़े ए या बड़े ए मिलकर क्या बनाएंगे? आए या आए। छोटा ओ या बड़ा ओ मिलकर क्या बनाएंगे? अब या आप। अब इसमें अगर दूसरी संधि यानी कि व्यंजन संधि, इसके कौन से भेद है? अगर संधि की बात की जाए, ये हो गई हमारी स्वर संधि। तो स्वर संधि के हमने भेद कितने जाने थे? हमने स्वर संधि के भेद हमने जाने थे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और कितने हैं? अयादि संधि। आपके एग्जाम में पूछे जाने जाते हैं कि हाँ ये स्वर संधि हम पहचान जाते हैं, पर इसके जो नियम है, जैसे कि दीर्घ संधि के हमने नियम पढ़े, हमने गुण संधि के नियम पढ़े और वृद्धि संधि के नियम पढ़े, यड़ संधि के नियम पढ़े और अयादि संधि के नियम पढ़े। तो इसमें क्या हो जाते हैं कि कोई भी हमें शब्द दिया जाता है, बीच में शब्द दिया जाता है, तो उसमें भी हमें भेदों को जानना है कि गुण संधि कौन सी गुण संधि हुई, कौन सी वृद्धि संधि हुई, कौन सी यड़ संधि हुई, कौन सी अयादि और कौन सी दीर्घ संधि हुई। तो ये क्या है? इसमें भी हमें स्वर संधि के भेद को हमें जानना होगा और उसके नियम के अनुसार ही हमें अपने प्रश्नों को करना होगा। तो दूसरी संधि हमारी क्या हो गई? व्यंजन संधि हो गई। तो इसलिए अगर व्यंजन संधि की अगर बात की जाए, तो ये हमारे एग्जाम में अगर अगर आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम में, जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में के हिंदी में किसी संधि पूछ ली जाती है कि कौन सी इसमें से पहचानिए कि संधि कौन सी है। अब पहले शब्दों को आप संधि करेंगे या विच्छेद करेंगे, उसमें से जो भी वर्ण यानी कि कौन सा व्यंजन हो जाता है या स्वर बन के मिल के आता है, तो उसमें आप पहचान लेंगे कि कौन सी संधि कहलाएगी। और स्वर संधि में भी आपको उसके भेद को पहचानना बहुत जरूरी होगा अपने प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए। तो आइए बात करते हैं संधि के दूसरे भेद के बारे में, जो है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या कहलाती है, यानी कि व्यंजन संधि होती क्या है? परिभाषा जान लेते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। नियम जान लेते हैं क्या होता है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। का, चा, टा, ता, पा, यानी कि स्वर या अंतस्थ होने पर क्या हो जाता है? गा, जा, डा, दा, बा हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, दिक प्लस अंत तो क्या हो जाएगा? दिगंत। तो इसमें क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंत, कि इसमें क्या हो जाएगा? का और आ मिलने पे क्या हो जाएगा? इसका गा में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? दिगंत। दिक प्लस गज, यानी कि क्या हो जाएगा? इसका अगर मेल किया जाए तो कितना क्या हो जाएगा? इसका दिग्गज। बाग प्लस ईश, तो इसका क्या हो जाएगा? इसके मेल करने से क्या हो जाएगा? बागेश। दिक प्लस विजय, इसका क्या मेल करने से क्या हो जाएगा? दिग्वजय। दिक प्लस दर्शन क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। दिक प्लस अंबर क्या हो जाएगा? इसका दिगंबर। बाग प्लस दत्ता क्या हो जाएगा? बागदत्ता। और ऋक प्लस वेद क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आज के एग्जाम्पल में मतलब देखा जाए तो एग्जाम में व्यंजन संधि के काफी सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे और आपके जो प्रश्न उसमें व्यंजन संधि का काफी पूछ लिया जाता है। और ज्यादातर क्वेश्चन ये देखा जाता है, मतलब प्रश्नों में ये देखा जाता है कि ज्यादातर इसमें दिगंबर का आपने देखा होगा ज्यादातर कि दिग प्लस अंबर, यानी कि अगर ये पूछ लिया जाता है, अगर उसका विच्छेद करके पूछ लिया जाए कि दिगंबर में कौन सी संधि हो गई, तो आप उसमें उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? दिक प्लस अंबर। दिक बस अंबर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका अगर विच्छेद करने पे क्या होगा? दिक प्लस अंबर। तो ये क्या हो गई? हमारी व्यंजन संधि।
अगर इसका दूसरा नियम अगर देखा जाए तो वर्ग के पहले वर्ग का 5 वर्ण में परिवर्तन, का, चा, टा व पा का मेल अनुनासिक वर्ण से होने पर अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाता है। और इसी तरीके से अगर तीसरा नियम देखा जाए, छ संबंधी नियम है, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले या चा जोड़ दिया जाता है। जैसे हर्ष स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या जैसे शी। दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा इसका, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, संधि प्लस छेद तो क्या हो जाएगा, संधि छेद। अनु प्लस छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। परि प्लस छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद। लक्ष्मी प्लस छाया क्या हो जाएगा, लक्ष्मी छाया। छत्र प्लस छाया क्या हो जाएगा, छत्र छाया। वि प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद। स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा इसका, वृक्ष छाया। आ प्लस छादन क्या हो जाएगा, आच्छादन। अगर इसकी चौथे नियम की बात की जाए, ता संबंधी नियम, व्यंजन के बाद चा या छा हो तो क्या बन जाता है, चा बन जाता है। जा या झा हो तो क्या हो जाता है, जा हो जाता है। टा या ठा हो तो क्या हो जाता है, टा हो जाता है। डा या ढा हो तो क्या हो जाएगा, ड़ा हो जाता है। ला हो तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाता है। और ता के बाद क्या आता है, शा आए तो क्या हो जाएगा, ता का चा में या शा का छा में परिवर्तन हो जाता है। और ता के बाद हा आए तो क्या हो जाएगा, ता के बाद दा हो जाएगा और हा के बाद धा हो जाता है। अगर पांचवें नियम की अगर बात की जाए कि माँ के बाद में जिस वर्ग में व्यंजन आता है अनुसार उसी अनुसार वर्ग का नासिक्य अणा, रा, णा, ना, मा अथवा अनुस्वार व्यंजन हो जाता है। जैसे कि माँ के बाद में जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक्य अणा या ना, ना, मा अथवा अनुस्वार हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप ले लेता है। जैसे कि अतः, सम को हम क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर नियम 6 की बात की जाए, ना का रा हो जाता है। यदि रस ऋषि राशा के बाद ना व्यंजन आता है तो उसी का रा हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या, वा, हा आदि में कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। उदाहरण, परि प्लस मान क्या हो जाएगा, परिमाण। कृष्ण प्लस ना क्या हो जाएगा, कृष्ण। परि प्लस नाम, परिणाम। शोष प्लस अन, शोषण। विष प्लस नु, विष्णु। प्र प्लस मान, प्रमाण। त्रश प्लस ना, तृष्णा। भूष प्लस अन, भूषण। रा प्लस ना, रण। भर प्लस ना, भरण। किम प्लस तु, किंतु। हर प्लस ना, हरण। सातवें नियम की अगर बात की जाए तो सा का शा, यदि सा व्यंजन से पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो उसे सा का शा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अभी प्लस से क्या हो जाएगा, उसका सा में सा का शा में परिवर्तन हो जाता है। अभी प्लस से यानी क्या हो जाएगा, अभिषेक। नी प्लस सेद, निषेध। अनु प्लस संगी, अनुषंगी। सु प्लस सुप्ति, सुषुप्ति। वी प्लस सम, विषम। सु प्लस समा, सुषमा। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी अगर इस तरीके की संधि की बात की जाए, जैसे नियम की बात की जाए, तो उसमें अभिषेक यानी कि अभिषेक अगर पूछ लिया जाए तो उसमें पूछेंगे कि इसकी संधि क्या, संधि विच्छेद क्या होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, अभि प्लस सेक यानी कि सा का शा में परिवर्तन हो जाता है तो उसमें आपको पहचान होगा कि आपको शा से सा में परिवर्तन करना है, तो उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अभि प्लस सेक।
संधि के तीसरे भेद की बात करेंगे तो तीसरी संधि क्या है हमारी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहलाते हैं? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की निम्नलिखित स्थिति दिखाई जाती है, जैसे विसर्ग को सा, सा या शा। यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो विसर्ग को शा, टा या ठा व्यंजन हो तो शा तथा ता या था व्यंजन हो तो सा हो जाता है। उदाहरण के लिए ने प्लस चल निश्चल, नी प्लस च निश्चय, नी प्लस तार निस्तार, दु प्लस तर दुस्तर, नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस ठुर निष्ठुर, नी प्लस चिन निश्चिन, नी प्लस तेज निस्तेज। दु प्लस चरित्र दुश्चरित्र, ना प्लस ते नमस्ते, नो दो प्लस चक्र दुष्चक्र, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के बाद शा, शा या सा में कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के आने के व्यंजन का रूप ले लेता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। दो प्लस शासन क्या हो जाएगा इसका? दुशासन। दो प्लस से दुस्सह, नी प्लस संकोच निस्संकोच, नी प्लस संदेह निस्संदेह, नी प्लस संतान निस्संतान, दो प्लस साहस दुस्साहस, नी प्लस सन निसंग। इसके दूसरे नियम की अगर बात की जाए, विसर्ग के बाद यदि का या खा अथवा पा या फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रज प्लस कर्ण रजकर्ण, अंतः प्लस करण अंतःकरण, पे प्लस पान पे पान, प्रातः प्लस काल प्रातःकाल। लेकिन यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर हो, विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट तो क्या हो जाएगा? निष्कपट। दो प्लस कर क्या हो जाएगा? दुष्कर। नी प्लस पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप। नी प्लस फल निष्फल। दो प्लस कर्म दुष्कर्म। अगर इसके तीसरे नियम की अगर बात की जाए तो विसर्ग को रा। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग को रा में परिवर्तन हो जाता है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। दो प्लस उपयोग दुरुपयोग, नी प्लस मन निर्मल, नी प्लस उपमा निरुपमा, नी प्लस विघ्न निर्विघ्न, भय नी प्लस भय निर्भय, दो प्लस आचार दुराचार, नी प्लस जन निर्जन। तो ये क्या हो गया? हमारे उदाहरण हो गए। चौथे नियम की अगर बात की जाए, छोटा आ या अंग के स्थान पर ओ आए यदि विसर्ग से पहले आ स्वर आगे या आ अथवा कोई भी सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग अंग के आगे बदले ओ हो जाता है। जैसे कि मन प्लस योग मनोयोग, व्यय प्लस व्रत वयोव्रत, मन प्लस अर्थ मनोरथ, मन प्लस अनुकूल मनुकूल, अध प्लस पतन अधोपतन, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, तप प्लस वन तपोवन, मन प्लस हर मनोहर, रज प्लस गुण रजोगुण, तम प्लस गुण तमोगुण, मन प्लस विकार मनोविज्ञान, मन प्लस बल मनोबल, अध प्लस गति अधोगति, यश प्लस दा यशोदा, मन प्लस विनोद मनोविनोद, तेज प्लस राशि तेजो राशि, तप प्लस बल तपोबल,
पेय प्लस दा पयोद, अध प्लस भाग अधोभाग। विसर्ग के आगे के नियम देख लेते हैं। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दी। यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो नी प्लस रोग क्या हो जाएगा? निरोग। नी प्लस रस क्या हो जाएगा? नीरज। नी प्लस रस क्या हो जाएगा? निरस। और नी प्लस रब क्या हो जाएगा? निरब हो जाएगा। इसका दूसरे नियम की अगर बात की जाए, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः प्लस एप क्या हो जाएगा? अतेप। यानी कि आ या आ स्वर हो तो इसमें क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी कि वो विसर्ग हट जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? अतः प्लस एप में क्या हो जाएगा? अतेप हो जाएगा। तीसरे नियम की अगर बात कर ली जाए तो कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि नमः प्लस कार क्या हो जाएगा? नमस्कार। पुर प्लस कार का क्या हो जाएगा? पुरस्कार। भा प्लस कर का क्या हो जाएगा? भास्कर। तो ये हो गए हमारे संधि। इसके हमने भेद जाने कि स्वर संधि हो गया, हमारा दीर्घ संधि हो गया, और स्वर संधि में हमारा दीर्घ संधि आ जाती है एग्जाम में, और वृद्धि संधि, गुण संधि, या फिर अगर कोई भी एग्जाम में, जैसे कि हमारे संधि के 3 भेद हमने देखे थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें भी हमें पहचानने होते हैं कि कौन सी स्वर संधि में कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि में कौन सी संधि हो गई, और हमारे व्यंजन संधि में कौन सी संधि हो गई। और ये एग्जाम में अगर हमें पहचानना है, हमें अपनी तैयारी को और अच्छा करना है, तो हमें इसके सारे गुण को हमें अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से अपनी तैयारी पे ध्यान देना होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संधि का विच्छेद, और संधि करने के लिए भी आ जाती है, संधि का विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई आपके पास में जो है शब्द दे दिया जाता है, जैसे कि आपका ज़्यादातर एग्जाम में आपका विद्यालय, देवेंद्र, महेश, तो इसमें आपको ये पहचानना होगा पहले कि इसकी संधि विच्छेद करिए। तो विद्यालय में आपका क्या हो जाएगा? आ मिलकर क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। इसी तरीके से इस जो विसर्ग संधि है, जैसे कि आपका जो हमने पढ़ा था अतः प्लस एप, यानी कि अतेप। अतेप में कौन सा हर्ष में अगर संधि विच्छेद करने की बात की जाए तो आप क्या करोगे? अतः प्लस एप हो जाएगा। उसी तरीके से जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में अगर 2 व्यंजन मिलकर एक अगर स्वर बना रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।